हरकतें होनी ही होनी हैं। लोगों को वोट डालने से रोका ही जाएगा और वही चीज़ सामने आई। ये पहले से पहले था और अवश्यम भावी था कि यूपी उपचुनाव में ये हरकतें होनी होनी है और रोकने के बाद हमारी शाही हटी। ये बात फिर मैं बताइए इसका जवाब कैसे दूंगा। डाल सकता है कोई 20-20 वोट? ये जो सियाही वाली बात कहा उन्होंने, उसका भी एक रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट जो है कहाँ, वो दिखाइए तो सही। अरे आपको बता रहा हूँ, टीवी पर आ रहा है ना। तो वो फट से जंप मारेंगे, जहाँ उन्हें मौका मिलेगा ये लोग जंप मारेंगे और जंप मारने का मौका ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब अगर ये 9 सीटों पे से 1 या 2 सीटों में जीतती है बीजेपी और 7 सीटें हारती है तो जाहिर सी बात है रोका किनको गया? टोटली मुसलमानों को, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि इनका वोट हमें मिलने वाला नहीं है। इनके तो कुछ है अति उत्साही एग्जिट पोल ने तो सीधा 400 का आंकड़ा भी पार करवा दिया था, लगभग छूने की कगार पे उन्हें पहुंचा दिया था और लास्ट एंड फाइनल निकला गया दाम लगाते हैं दंड गए। और दाम लगाने का आपने नज़ारा वहाँ पे देख ही लिया। महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपए की जगह बरामदगी हुई है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आप देख रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का मतदान आज हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें से महाराष्ट्र के 6 एग्जिट पोल में से 5 में ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं झारखंड में भी 3 एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ और झारखंड में 81 सीटों के लिए, उनमें जिस तरीके से दिख रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तमाम मुद्दे उछाले गए, बटोगे तो कटोगे, एक राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी नारा बताया गया। और वहीं पर आज उपचुनाव में तमाम जगहों पे मारपीट, पथराव और उसके बाद प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए गए, गुंडागर्दी के पिस्टल ताने गए, महिलाओं पर वोट्स करने से रोका गया, तमाम आरोप लगाए गए। जानते ही नहीं सब मुद्दों को लेकर के कैसे देखते हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप तो लगातार इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे आज के जो घटनाक्रम हुई हैं सारी चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जिट पोल की। अब एग्जिट पोल का अगर हम बात करें तो पिछले उठा के देखिए कई सारे चुनावों में एग्जिट पोल ने हर बार बीजेपी को ही बढ़त दिखाई। लगातार आप लोकसभा चुनावों में भी देख लीजिए, एग्जिट पोल 300 पार ही करा रहा था, कोई भी एग्जिट पोल 300 से नीचे उन्हें दे ही नहीं रहा था। 300, 325, 350, कुछ है अति उत्साही एग्जिट पोल ने तो सीधा 400 का आंकड़ा भी पार करवा दिया था, लगभग छूने की कगार पे उन्हें पहुंचा दिया था और लास्ट एंड फाइनल निकला गया 240। अमित शाह जी ने बाकायदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने कहा था कि हम जीत रहे हैं और लगभग 400 सीटें हम लेके आ रहे हैं। अगले दिन शेयर बाजार ने जबरदस्त उछाल मारी और जब रिजल्ट आया तो लाखों करोड़ रुपए जो है शेयर बाजार में लोगों के डूब गए, क्योंकि लोगों ने अति उत्साह में आके खरीदारी कर डाली और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो एकदम से शेयर बाजार ढहा था। करीब 12 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ था निवेशकों का। तो वही एग्जिट पोल की हम बात करें तो आज की डेट में एग्जिट पोल करता कौन है? सारे के सारे चैनल, और जितने भी चैनल है, कोई भी एक चैनल जो है सरकारी तंत्र से फ्री नहीं है, सबके ऊपर सरकारी हाथ है, सब सरकार के अंडर में काम करने वाले हैं, सब सरकार की जी हुजूरी करने वाले हैं। तो इनके एग्जिट पोल पे तो अब तो भरोसा हमारा बिल्कुल उठ चुका है। अब जो वास्तव में एग्जिट पोल होगा वो 2 दिन बाद की बात है। कल आज 20 तो हो ही गई, 21-22 2 ही दिन की बात है। शनिवार को शाम को एग्जिट पोल एक्चुअल क्या है वो पता चलेगा कि वास्तव में जनता ने किसे चुना। अब उसके बाद आते हैं यूपी उपचुनाव की। तो यूपी उपचुनाव की बात जो हम करें तो यूपी उपचुनाव में हमें सबसे पहले पता था कि ये हरकतें होनी ही होनी हैं, लोगों को वोट डालने से रोका ही जाएगा और वही चीज़ सामने आई। ये पहले से पहले था और अवश्यम भावी था कि यूपी उपचुनाव में ये हरकतें होनी होनी है और रोका किनको गया? टोटली मुसलमानों को, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि इनका वोट हमें मिलने वाला नहीं है। इनके लिए हमने इनके खिलाफ दुनिया भर के नारे लगाए हैं, इनको हमने लानत मलानत करी है, लगातार इन लोगों का हमने इनका मान मर्दन करा है और इन लोगों को हाशिए पर डालने की कोशिश उन्होंने करी। तो वो जानते थे कि यहाँ से हमें वोट मिलने वाला नहीं है। तो जब वो जानते थे कि हमारे खिलाफ ही ये वोट जाएगा तो इससे अच्छा है कि इनका वोट ही ना करने दिया जाए। तो बाकायदा जो गाँव है उनमें से लोगों को निकलने तक नहीं दिया गया और पुलिस वाले, जिनका सिर्फ ये अधिकार है कि वो वहाँ पे बूथ पे व्यवस्था बनाए रखें, कोई मारपीट ना हो जाए, कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए, लेकिन वो लोग आई कार्ड चेक करने में लग रहे हैं। अपने वोटर ID कार्ड दिखाओ, अपने पासपोर्ट दिखाओ, अपने आधार कार्ड दिखाओ, जिस चीज़ की उनको कोई अथॉरिटी ही नहीं है उसके बावजूद भी वो लोग चेकिंग में लगे हुए थे। जो चेक करना, वोटर ID कार्ड और वोटर स्लिप चेक करना काम है अंदर BLO का, बूथ ऑफिसर का, प्रेजाइडिंग ऑफिसर का, जिनका काम है कि वोट डलवाना। लेकिन उन लोगों को जिम्मेदारी पूरी करने से पहले उन लोगों से वो पुलिस वाले रोक रहे हैं। उनको तो लगातार लाठियां चलाई गई हैं, पिस्तल लहराई गई है और हरकतें ऐसी करी गई हैं उनको वोट ही ना डालने दिया जाए, क्योंकि जानते थे कि हार होने वाली है। और ये उपचुनाव को इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। ये उपचुनाव में भी अगर हार गए तो साफ साफ बात है कि बीजेपी का वहाँ से आने वाले 2027 के चुनावों में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसलिए अपने पूरा साम दाम दंड भेद हर तरह से लगा रहे हैं और साम तो छोड़ ही दिया आपने, उन्हें समझाना तो छोड़ ही दिया। अब तो दाम और दंड पे ही चल रहे हैं लगातार, ये दाम लगाते हैं दंड गए। और दाम लगाने का आपने नज़ारा वहाँ पे देख ही लिया। महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपए की जगह बरामदगी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि 9.5 लाख रुपए मिले हैं जी। और वहाँ पे लगे या तो पैसे के साथ पकड़े गए थे, थैलों के साथ पकड़े गए थे। फिर उसके बाद दूसरे एक और नेता वहाँ पे जो है वो पकड़े गए, बीजेपी के 2 नेता वहाँ पे पकड़े हैं कैश के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ने FIR तो दर्ज करी है, लेकिन वो इस वजह से नहीं करी, वोट फॉर नोट के लिए नहीं करी। उसने करी है कि जी चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब आने वाले समय में आप देखते हैं कि इनका क्या हरकत निकलती है, क्या इनके रिजल्ट निकलेंगे।
और एक दिन की 2 दिन की बात है। तो ये झारखंड में भी इस तरीके की बातें आई कि 500 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, लगाया गया तमाम चीज़ों पे। हेमंत सोरेन ने भी आरोप लगाया। और यूपी में इस तरीके का नाक का सवाल किस तरीके से भाजपा के लिए है कि प्रशासन जो है रिवॉल्वर निकाल करके और कह रहा है कि भाग जाओ नहीं तो चला देंगे। यूपी में नाक का सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में इनको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि 80 सीटें लोकसभा की जो है उनमें से 80 में से कम 70 सीटें हम लेके आएंगे। अल्टीमेटली इन्हें सीटें कितनी मिली? 33। जिस जय श्री राम का नारा लगा के ये अपने सत्ता में आने का ख्वाब पाले बैठे थे, उसी रामायण सर्किट में जो 7 लोकसभा की सीटें पड़ती हैं, 7 की 7 ही हार गए। सबसे बड़ा गढ़ अयोध्या, वहाँ ही हार गए। तो जाहिर सी बात है, नाक का सवाल तो है ही है ना सर। जैसे कभी पुराने टाइम में हमारे मध्यकालीन युग में और उसके बाद में मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में दिल्ली नाक का सवाल हुआ करता था कि दिल्ली जिसने फतेह कर ली तो पूरा उसने देश फतेह कर लिया। सीधी सी बात है। तो वही हालत अब भी चल रही है कि अगर रामायण में सर्किट में देखा जाए अयोध्या फतेह हो जाती तो माना जाता। अब इनको शर्म किस बात पे आती है? अरे छोड़ो, जय श्री राम करते थे, तुम तो रामायण सर्किट ही हार गए, तुम तो अयोध्या ही हार गए। तो इसी वजह से उन्होंने मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो भी रोक दिया, हवाला देके, कानूनी हवाला देके कि हाँ जी अभी इसका मामला चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो इन्हें नाक का सवाल इसीलिए बना हुआ है। 9 सीटों में से मुझे पूरी उम्मीद है कि हालांकि जब बीजेपी का 2 सीटें तो जीत जाएगी। गाजियाबाद सीट पे उसकी स्थिति मजबूत नजर आती है और एक आध सीट पे और कहीं ना है, अदरवाइज बाकी सब सीटों पे समाजवादी पार्टी जिनका साफ कर देगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से कहते हैं कि ये चुनाव के बाद जो है योगी को हटा दिया जाएगा, क्या लगता है इसीलिए योगी को एक तरीके से प्रतिष्ठा का विषय बन गया वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी को हटाने की बार बात चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कंटिन्यू बात चल रही है कि योगी जी को हटाया जाएगा। अब योगी जी भी अपना खंभ गाड़े बैठे हैं, नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो वो भी अपना येन केन प्रकार किसी तरह से सत्ता बरकरार रखना चाहेंगे। लगातार उन्हीं के जो नेता आपने देखा, उनके केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा बटेंगे कटे हुए नारे से हमारा कोई लेना देने नहीं, हम तो मोदी जी के नारे पे चलेंगे, एक है तो सेफ है। उन्होंने योगी जी के नारे को सिरे से दरकिनार कर दिया। तो फूट तो पड़ी हुई है, बस मुंह खोलने से लोग अभी बच रहे हैं और वो फट से जंप मारेंगे। जहाँ उन्हें मौका मिलेगा ये लोग जंप मारेंगे और जंप मारने का मौका ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब अगर ये 9 सीटों पे से 1 या 2 सीटों में जीतती है बीजेपी और 7 सीटें हारती है तो जाहिर सी बात है बाकी ये योगी जी का जो विरोध है उनको हवा मिलेगी। महाराष्ट्र और झारखंड में जो नारे दिए गए, बटोगे तो कटोगे और इस तरीके के नारे जो विश्वव्यापी बताया गया, तो योगी को बताया गया, योगी के नारे को आज भी आरएसएस भी बोलता है। तो इस तरीके की चीज़ों का क्या कोई फर्क पड़ा है या आप देखते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये क्या इसी वजह से दिखाई? नहीं, एग्जिट पोल पे तो कोई अब मुझे विश्वास है ही नहीं। पिछले आपके तमाम एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, इससे पहले के महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल दिखा रहे थे, 7 में से आपको पता है कि 6 वालों ने दिखाया था कि इनकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। उनकी बात सबको पता है कि एग्जिट पोल का क्या हाल होता है। रही बात इनके नारे की, बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा में भी दिया गया था। इस नारे का मतलब ये था कि अगर आप बट गए, हिंदू एक हो जाओ, बट गए तो आपके वो कट जाओगे। लेकिन इस नारे का असर अगर वहाँ हरियाणा में होता तो इनको कांग्रेस को 39% वोट नहीं मिलता किसी भी कीमत पे। सारा का सारा हिंदू वोट है, सारा का सारा बीजेपी को जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी 39% वोट लिया कांग्रेस ने, 39.09, और बीजेपी को कितना मिला? 39.89%। मात्र 0.80 का फर्क रहा है वोट परसेंटेज में। अगर इनका नारा सफल होता तो हरियाणा में भी इनको सारे वोट वहीं जाने थे ना। 3 निर्दलीय भी जीते हरियाणा में, वो तो किसी नारे के सहारे नहीं थे, वो क्यों जीते? अगर नारा कामयाब होता तो वो निर्दलीय भी नहीं जीतते। तो नारा तो इनका वहीं फेल हो गया था। लेकिन मीडिया के थ्रू यही प्रचारित करा जाता है कि नहीं नारा हमारा सफल है, हिंदू एक हो रहे हैं। तुम्हारी पार्टी एक नहीं हो रही, पंकजा मुंडे इस नारे से किनारा काट चुकी, तुम्हारे सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार जो वो इस नारे से किनारा काट चुके, केशव प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, मौर्य जी, वो इस नारे से किनारा काट चुके। तो तमाम आपके नेता इस नारे से किनारा काट रहे हैं, तो फिर जनता में कहाँ से नारा सफल होगा? नहीं हुआ ये सफल नारा, लेकिन प्रचारित करा जा रहा है कि ये सफल है, सफल है, सफल है। हकीकत है इससे बहुत कोसों दूर है। जो कुछ हुआ आज, जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला, ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन किसी को रोक रहा, वोटिंग करने से, बूथ कैप्चरिंग एक तरीके से आरोप लगाया और प्रशासन की मिलीभगत उसमें सस्पेंड किए जाते हैं। जी। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई से? क्या कोई फर्क पड़ेगा? चुनाव एक पूरी तरीके से संज्ञान ले रहा है इस चीज़ों को? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, लोकसभा चुनावों में भी हुआ था। आपको याद होगा संभल की सीट, मुरादाबाद की सीट जो थी, वहाँ पे मुस्लिम गांव जितने भी थे उनको पहले मुस्लिम को गांवों के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए थे, उन्हें निकलने ही नहीं दिया गया था रास्ते में उनके। इस बार भी यही करा, जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए, पूरी जो मेन रोड है बाहर निकलने के लिए, गाँव से बाहर निकलने के लिए, बूथ तक जाने के लिए, बीच में रास्ते में जेसीबी से गड्ढे खोद दिए कि लोग जा ही ना पाएँ। ये तो लोकसभा चुनावों में भी हुआ था, लेकिन लोगों ने फिर भी बढ़ चढ़ के वोट करा था। और इस बार उपचुनावों में भी ये हालत करी गई है कि किसी भी तरह से ये लोग वोट ना दे पाएँ, लोगों को इनको रोका जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा वोट जो है हमारा एंटी बीजेपी ही जाएगा। तो इससे बढ़िया इन्हें वोट ही ना देना दिया जाए। तो पहली बार तो नहीं है। और रही बात है प्रशासन की कार्रवाई की, प्रशासन ने कार्रवाई करी, 7 पुलिस वाले सस्पेंड करे हैं। ठीक है जी, आपने 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, लेकिन जब ये हरकत हुई उस 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से पहले कम से कम आप 7,000 वोट तो रोक चुके थे, 7,000 लोगों को तो रोक चुके थे। अगर एक वोट कीमती है, लोकतंत्र में एक वोट की से सरकार गिर जाती है। आपको याद है वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी, तो एक वोट की कीमत होती है। अभी पिछले लोकसभा चुनावों में लोग 32 वोटों से आ रहे हैं,
मुझे ये बताइए 32 वोटों से आ रहे भैया। हैं जी। सुन रहा हूँ, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आप ये हाँ जी, बताइए। तो इसलिए जब एक वोट की कीमत होती है तो उससे पहले अगर उन्होंने 7,000 वोट रोक लिए और उसके बाद वो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, तो सस्पेंशन में क्या हो रहा है? आधी तनख्वाह उन्हें फिर भी घर बैठे मिलेगी, उनकी होगी, उनके बाद आएगा जी हमने तो ऐसा करा था वैसा करा था। ये कहा गया कि जी। बुरके में वोट डाला गया जा रहा था, पत्थरबाजी की गई, ये सब आरोप लगा नहीं, बुरके में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन बुरके में वोट आप कैसे डाल सकते हो? जब आपको प्रेजाइडिंग ऑफिसर BLO आपसे कहेगा जी आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, वो उन्होंने बुरका उठा के अपनी आइडेंटिटी दिखाई है, कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप सड़क पे चलते हो कि नहीं, अगर आपने बुरका यहाँ से पूरे रोड पे हटा के ही चल रहा है तो ये तो गलत है ना। आप वोट डालने जा रहे हो, आपने अपना वोटर ID कार्ड दिखाया, प्रेजाइडिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वो आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करे। उसने उसको बोला कि आप बुरका हटाइए, अपना शक्ल दिखाइए, मैच करी, हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रचारित तो यही करा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया है कि एक एक महिला जो है, जैसे फातिमा नाम है तो फातिमा के नाम से 20-20 इलेक्शन आई कार्ड बने हुए हैं। रहमा नाम है। तो ये सब पुलिस का काम है देखना कि इलेक्शन के टाइम में, वोटिंग के टाइम पे ही देखना। वो तो खैर चलिए, पुलिस का जो काम है वो अपना 100 मीटर के दायरे में कर रही है, समझे ना। लेकिन ये जो कह रहे थे एक एक वोट कीमती है, तो जब एक एक बुड़के वाली महिला जो है 10-10 आई कार्ड बनाकर, इलेक्शन आई कार्ड बनाकर रखी हुई है, 20-20 रखी हुई है, और एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, उसका क्या होगा? उसके बारे में जवाब दीजिए। हाँ जी, बता दें। अब इन्होंने बड़े आराम से बात कर दी कि 10-10 वोटर ID कार्ड बन गए, 20-20 वोटर कार्ड। आज आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया, एज पर मोदी जी डिजिटल इंडिया बन चुका है। एक बार जो आपकी जानकारी है उसमें दर्ज हो जाती है, वो जानकारी जब अगर आप दूसरी बार डालोगे तो वो मिसमैच होकर बाहर आ जाएगी कि ऑलरेडी आपका बना पड़ा है। और अब तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड को भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। आधार कार्ड में आपने फिंगरप्रिंट लगाया, आपकी सारी डिटेल आपकी सारे सामने आती है। चलिए आप मान लेते किसी भी तरह ने उन्होंने हेरा फेरी करके उन्होंने 20-20 वोट बनवा लिए, उसके बाद क्या हुआ? ये जो स्याही लगती है, क्या ये स्याही नहीं लगती? बताइए, स्याही लगती है नहीं लगती? क्या वो स्याही मिटाना आसान होता है? 1 महीने तक वो स्याही रहती है सबकी। नहीं, सुनिए मैं बताता स्याही रहती है उंगली पे। हम भी वोट डाल के आए थे, 1.5 महीने बाद हमारी स्याही हटी। फिर बताइए कैसे डाल सकता है कोई 20-20 वोट? ये जो स्याही वाली बात कहा उन्होंने, उसका भी एक रिपोर्ट आया है। ये जो दिखाइए, अरे आपको बता रहा हूँ, टीवी पर आ रहा है ना, NDTV पर आ रहा है, टीवी खरीदा है, आगे या GTV पे आ रहा होगा। आप न्यूट्रल बताइए, कौन से न्यूट्रल चैनल पे आ रहा है? जितने भी चैनल है, जितने भी चैनल है सब पर आ रहा है। आप जाओ घर, अपना चेक करो। मैं देखता ही नहीं भाई साहब, ये सारे बिके हुए चैनल इनको क्यों देखूं मैं? आप फिर खरीदने की बात क्यों? आप सोशल मीडिया पे कोई एक दिखाओ, ऐसी कोई खबर दिखाओ कि इसके 20 आई कार्ड है। अरे 20 आई कार्ड क्या है? 20 आई कार्ड वाली पे मुकदमा दर्ज हुआ, आप एक रिपोर्ट ऐसी दिखाओ। मैं दिखाता हूं, दिखाइए। मैंने किसी का फोटो खींचा है। हाँ, मैंने भी फोटो खींचा। अच्छा ठीक है, आपने फोटो खींचा है, ठीक है, 20 कार्ड दिखाओ ना। चलिए तब खोज लीजिए। ये कह रहे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठ रहे थे पहले भी, अब इस पे भी चुनाव आयोग की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। मशीन पर छेड़छाड़ के आरोप लगते थे, लेकिन अब तो इससे पहले ही इस तरीके की छेड़छाड़ लग रही है। क्या फिर यूपी उपचुनाव जीत गई है पूरी तरह भाजपा? आप तो कह रहे थे कि देखिए जी, अगर तंत्र नहीं जीता तो लोग जीतेगा हर हालत में। हालांकि तंत्र को जिताने की पूरी कोशिशें जारी हैं, तंत्र के सहारे जो है वोटर को जो है धमकाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। तंत्र की अगर जीत हो गई तो उपचुनाव में फिर बीजेपी की जीत हो जाएगी। तंत्र हार गया और लोग जीत गया तो आपके सामने रिजल्ट 2 दिन बाद आ ही जाएंगे। जैसा कि हमने हरियाणा में देखा था, लोग जीत रहा था और लोग जीतते जीतते हार गया और तंत्र जीत गया लास्ट एंड फाइनल। नायब सैनी का बयान मैं बार बार रिपीट करके देखता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अरे चिंता मत करिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं करे बैठे हैं। अगले दिन रिजल्ट अभी आप देखते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी गड़बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब तो किसी चीज़ से कोई इंकार नहीं करा जा सकता। चुनाव आयोग की निष्पक्षता की मैं आपको बात करता हूँ। जब चुनाव आयोग में कांग्रेस ने इस बात को उठाया, हरियाणा चुनाव होगी कि 19 सीटें हैं वो चार्ज मिली हैं, इनका क्या जवाब है आपके पास? तो उसने शायरी करके अपना पल्ला झाड़ लिया और कांग्रेस के लिए बाकायदा बयान जारी कर दिया कि कांग्रेस ऐसी बातें करके देश में अस्थिरता ना फैलाए। इसमें अस्थिरता किस बात की है भाई? आप क्लैरिफिकेशन दो। 99% चार्ज कैसे मिली? पूरे दिन इस्तेमाल हो रही है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो इस्तेमाल हो रही है, उसमें वोट डल रहे हैं तो उसकी बैटरी खत्म होगी, जाहिर सी बात है। 100% तो चार्ज होके भी नहीं आती, डेमो भी होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, तब जाके वो डेमो सब होने के बाद जब वो रेडी होती है तो लगभग उसमें 95% बैटरी होती है। और ये मेरी आंखों देखी है मेरे, क्योंकि मेरे घर के लोग जो है बूथ पे बैठते हैं, मेरी सिस्टर है उसकी ड्यूटी लगती है, जीजा जी उनकी ड्यूटी लगती है, और उन्होंने बताया कि जब हम वो रेडी करते हैं वोट डालने के लिए तो लगभग उसकी एवरेज 95, 94, 96% बैटरी की होती है और शाम तक जो है 35, 40, 25 से जो है 40 के बीच में बैटरी रह जाती है वोटिंग होने के बाद, और वो स्ट्रॉन्ग रूम में बंद होती हैं 2 दिन के लिए। तीसरे दिन जब वो निकल रही हैं तो उनमें ऐसा कौन सा ऑटोमेटिक उनमें फार्मूला लागू हो गया कि वो 99% होकर चार्ज निकली, और जिनमें 99% वोटिंग में निकली हैं वो चार्ज होकर सारी निकली, उन्हीं में हर जगह बीजेपी आगे जीती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो झोल जाल है जिसका इलेक्शन कमीशन कोई जवाब देता नहीं है, विपक्ष उसको ढंग से मानता नहीं है।
और विपक्ष को आंदोलन करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये पत्रों से और इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बीवी शर्मा जी, जिन्होंने अभी अपनी बात रखी और कहा कि एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ उनका देख रहे हैं, और जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी वो आपने देखा। किस तरीके से यूपी उपचुनाव को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगे प्रशासन, सरकार, बीजेपी सरकार पर, और तमाम तरीके की चीज़ें उठाई गई लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। और इसी तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि आगे रिजल्ट कैसा रहता है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।